हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फोर्स के जो फॉर्मूले हैं जो हम निकालेंगे वो हमारे दो आएंगे और किस किस तरीके से हम निकालेंगे, डेराइव करेंगे, ये भी हम देखेंगे। और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला है उसे किस फॉर्मूले को कब कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है पहला, मैग्नेटिक फोर्स। तो मान लो कि भाई हमारे पास इस तरीके से ये एक्सिस दिए गए हैं और एक्सिस भी इस तरीके से हैं कि जो हमारा ये वाला एक्सिस है इसके अलावा हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और जो हमारी वेलोसिटी है v, वो कुछ एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा v का कॉस कंपोनेंट होगा वो तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो जाएगा और v का जो साइन कंपोनेंट होगा वो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको मैं x एक्सिस मान लेता हूँ, इसको y एक्सिस, और इसको मैं मान लेता हूँ कि z एक्सिस है। तो ये मतलब देखा गया कि जो हमारा यहाँ पे फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे, जो भी चार्ज पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है, तो मान लेते हैं जो हमारा चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज है q। तो जो चार्ज पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है उस पर जो फोर्स लगेगा हमारा यहाँ पर, वो प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, पहली बात। दूसरी बात, प्रोपोर्शनल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के b के, ये हमारी सेकंड हो गए। और जो मेन है वो ये है कि प्रोपोर्शनल होगा v साइन थीटा के। तो आपको जो यहाँ पे याद रखना है वो ये है, मैंने यहाँ पे v साइन थीटा लिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो हमें निकालना है। अब वो कॉस में आएगा, साइन में आएगा, ये डिपेंड करता है कि कंडीशन किस तरीके से दी जाती है हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप, मतलब फोर्स है जो हमारा किस किस पर डिपेंड करता है। हम इनको अगर आपस में कंबाइन कर दें तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू वी बी साइन थीटा, और जो के की वैल्यू आती है वो हमारी 1 आती है। तो इस वजह से मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपल इज एफ इज इक्वल टू क्यू वी पी साइन थीटा। ठीक है, और अगर मैं इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमें ये डायग्राम दे रखा है इसमें v क्रॉस b की वैल्यू क्या होगी, तो जो हमारा ये v क्रॉस b करना है तो मतलब हमको जाना है इस तरीके से। ठीक है, अगर आप देखोगे जो आपके राइट हैंड की उंगलियां हैं, अगर उन्हें हम v से b की तरफ अगर कर्ल करें तो जो हमारा अंगूठा है वो हो जाएगा z की तरफ। तो इसका मतलब जो हमारा z एक्सिस है इस डायरेक्शन में हो जाएगा हमारा फोर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो यहाँ पे हमने रूल यूज किया है वो हमारा सिंपल जो वेक्टर क्रॉस जो हम करते हैं राइट हैंड थंब रूल वही है, और कुछ हम यूज नहीं कर रहे हैं। बाकी आपको सुविधा के अनुसार जो अगर आप यूज करना चाहें तो एक रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो उसमें जो आपकी फर्स्ट फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, जो मिडिल फिंगर है वो वेलोसिटी को शो करेगी, और जो थंब होता है वो हमारा फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, आप उसका यूज कर सकते हैं। बाकी सिंपली अगर आप उसका यूज ना करें, बस केवल अगर आपको मतलब ज़्यादा याद करने की आदत नहीं है तो ये याद रखें कि वी क्रॉस बी करना है। वी क्रॉस बी करने पे जो हमारा हाथ है, हाथ की उंगलियां किस तरीके से कर्ल कर रही हैं, मतलब घूम रही हैं, और जो हमारा थंब है राइट हैंड का वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही हो जाएगी हमारी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है तो जो उसकी मोशन है वो कैसी हो जाएगी। ठीक है, तो एक डायग्राम बना लेते हैं कि ये हमारा डायग्राम हो गया। ठीक है, डायग्राम इस तरीके से है, जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गई हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो हमारी
नीचे वाली प्लेट है वो हमारी पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर वाली नेगेटिव चार्ज है। और जो प्लेट की विड्थ है, जो इसकी लंबाई है, इसे मैं मान लेता हूँ कि ये x है। ठीक है, सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये बात मान सकता हूँ। अब मैं कर क्या रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक चार्ज पार्टिकल को एंटर कराया और वो चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आगे की तरफ एक स्क्रीन लगा दी जहाँ पे ये हिट करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे हिट करता है। अब अगर आप देखें, जो ये चार्ज पार्टिकल था, जब मैंने इसे वेलोसिटी दी थी, तो मतलब वेलोसिटी तो मैंने इसे हॉरिजॉन्टल दी थी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो मतलब इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से, लेकिन ये मूव हो जाता अपवर्ड। ठीक है, तो इसका जो मतलब यहाँ पे डिफ्लेक्शन है प्लेट के लास्ट पॉइंट पर, वो हमारा मान लेते हैं वो वाई है। तो अब हमें करना ये है, मतलब जो हमें वैल्यू निकालनी है वो वाई और एक्स में रिलेशन बताना है। वाई और एक्स में अगर हम रिलेशन बता दें तो उससे हमें पता चल जाएगा जो उसकी ट्रेजेक्टरी है, पाथ है पार्टिकल का, वो कैसा होगा। तो अगर मान लेते हैं कि जो इस पर चार्ज है वो क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो क्यू ई की जो हमारी वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी एफ के इक्वल, फोर्स के इक्वल, फोर्स की डेफिनेशन से, और फोर्स इज इक्वल टू एम ए भी हम लिख सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो ए की वैल्यू है वो हो जाएगी क्यू ई ओवर एम। ये हो गया हमारा एसिलेशन। लेकिन बात ये आती है जो हमारी एसिलेशन किस डायरेक्शन में है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे पहले इसे जो वेलोसिटी दी थी इस डायरेक्शन में, वो थी हमारी यू, हॉरिजॉन्टल एक्स के अलावा। वर्टिकल में वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वर्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो जो यू है, यू तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारी सेम रहेगी। ठीक है, तो जो हमारा वाई है वो हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि उसके अलाउंग इनिशियल जो वेलोसिटी है वाई एक्सिस के अलाउंग वो जीरो है। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद बात करते हैं, जो हमारी एक्स डिस्टेंस है इसको मैं लिखना चाहूँ तो यू टी लिख सकता हूँ। यू टी किस तरीके से लिख सकता हूँ, यू जो हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो यू है, टाइम हमारा टी है, हम ये बात मान रहे हैं। तो एक्स इज इक्वल टू यू टी हो जाएगा, और टी की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन में यू। ये हुई इक्वेशन नंबर 2। अब इस 2 से फर्स्ट वाली में अगर टी पुट कर दें तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी कुछ इस तरीके से क्यू ई ओवर एम, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। इसको मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ क्यू ई डिवाइडेड बाई 2m यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं और सिंपल कर दूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2m यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू ई इंटू वाई। और जो ये हमारा एक रिलेशन बना है एक्स और वाई में, अगर आप इसे गौर से देखो तो जो ये वैल्यू है ये तो हमारी कांस्टेंट है, तो जो हमारी ये इक्वेशन बनी है ये पैराबोला की होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है अगर सिर्फ और सिर्फ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, उसके परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है अगर इनिशियली, तो जो उसकी ट्रेजेक्ट्री है वो हमारी पैराबोलिक हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब और जिसमें मेन कंडीशन है वो भी आपको याद रखनी है, इनिशियली जो हमारा चार्ज है उसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया। अगर उसके अलोंग होता तो जो मेरी ये वैल्यू निकल के आई है ट्रेजेक्ट्री की, ये हमारी पैराबोला नहीं आएगी, फिर उस केस में वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है, कहीं आप ये इस बात से कंफ्यूज हो जाओ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है और सेम डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसमें स्ट्रेट लाइन ही होगी मोशन। तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं तो क्या होगा। ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, जो हमारा फोर्स होता है जो हमें पता है वो हो जाएगा हमारा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, और सेम वही कंडीशन मान रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसके परपेंडिकुलरली हमने उसको ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है, दोनों बीच में जो एंगल है वो हमारा 90 है। तो मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा मेरा क्यू वी बी। ठीक है, अब जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पर हम अप्लाई करें
तो जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कल में मूव करता है, तो जब सर्कल में मूव करेगा तो उस पर कुछ ना सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, आर हो गई उसकी रेडियस जिस सर्कल पे मूव करेगा। तो इसको मैं फोर्स को क्यू वी बी के इक्वल लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं यहाँ से वैल्यू अगर आर की निकालूँ तो जो आर की मुझे वैल्यू मिलेगी वी से, तो वी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आर की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी एम वी अपॉन में बी क्यू। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो जो उसकी ट्रेजेक्टरी बनेगी वो हो जाएगी सर्कुलर। ये आपको याद रखनी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो सर्कुलर बनेगी ट्रेजेक्टरी, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पैराबोलिक बन जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और अब इसके साथ साथ हमने जब रेडियस निकाल ली है तो इसके बाद जो और भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि हम निकालना चाहें एंगुलर वेलोसिटी तो वो निकाल सकते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी की हम बात करें तो ओमेगा बराबर होता है वी अपॉन में आर। ठीक है, वी की वैल्यू वी हो गई, आर की वैल्यू एम वी ऊपर बी क्यू हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी क्यू ओवर एम। ठीक है, ये हो गई हमारी एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आपको ये पता है कि जो हमारा पार्टिकल है जो मूव कर रहा है वो कौन सा है, तो आप एंगुलर वेलोसिटी इजीली निकाल सकते हो। भाई जैसे मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, मास पता है, और आपको बस केवल एक क्वांटिटी चाहिए और वो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, उसका यूज करके आप जो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है ओमेगा उसे आप निकाल सकते हो। अब ऐसी अगर मैं बात करूँ टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 पाई अपॉन ओमेगा, और 2 पाई अपॉन ओमेगा अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 पाई एम डिवाइडेड बाई बी क्यू। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर आप लोग चेक करो तो यहाँ पे सबके बाद पता होना चाहिए चार्ज पार्टिकल कौन सा है, तो इजीली आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अब ये था हमारा टाइम पीरियड के बारे में। अब इसके बाद अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है, तो उसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर हम मान लें कि भाई अगर हमारा जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है जिसमें मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों प्रेजेंट होंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा। ठीक है, ये बात एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें दे रखा है, और सेम जो हमारी पहले वाली जो कंडीशंस थी जिस तरीके से हमने यूज की सेम वही है। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो जो उसकी वैल्यू है वो हो जाएगी क्यू ई वेक्टर। ठीक है, बात करें मैग्नेटिक फोर्स की तो वो हो जाएगी हमारी क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये फॉर्मूला हमने निकाला है, जो निकाला है हम वो पढ़ रहे हैं, और उसके अलावा मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, इसमें सिंपल उसका यूज बता रहा हूँ किस तरीके से यूज करना है। अब जो हमारा टोटल फोर्स होगा वो हो जाएगा एफ ई वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर। टोटल की बात करें अगर हम ऐड कर दें तो क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, और ब्रैकेट में बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हो जाएगी हमारी टोटल फोर्स की वैल्यू। मतलब ये होता है हमारा टोटल फोर्स अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर दोनों प्रेजेंट है वहाँ पर अगर मूव करेगा तो जो उस पर टोटल फोर्स लगेगा वो हो जाएगा क्यू ई वेक्टर प्लस पी क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब बात ये आती है तो हमने फोर्स निकाला है। अगर हम हाँ एक चीज़ और की, जो हमारे टोटल फोर्स है इसको कहते हैं हम लॉरेंज फोर्स। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, जो फोर्स हमने निकाला है इसे हम लॉरेंज फोर्स भी कह देते हैं। तो अब हमारे पास फोर्स हो गया, तो अगर इस केस में हम एक्सीलरेशन निकालना चाहें तो ए बराबर आप लोगों को पता ही होगा कि ए इज इक्वल टू होता है हमारा एफ अपॉन एम। ठीक है, तो वहाँ से हम एक्सीलरेशन निकाल के जो मोशन होगी चार्ज पार्टिकल की उसे डिफाइन कर सकते हैं। बाकी इतना आपके सिलेबस में है नहीं कि वो आपसे पूछेगा कि एक्सीलरेशन बताओ, अगर इसी टाइम पे वैल्यू यहाँ पर है तो उस टाइम पे कहाँ पर होगा,
ऐसा कुछ भी वो पूछने वाला नहीं है, मतलब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपके में। अब ये तो हो गया हमारा फोर्स। अब इसके बाद हम बात करें कि जो हमारी जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी वो कैसी बनेगी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसे आगे की तरफ ले जाएगा, और जो हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड है ये उसे एक सर्कल में घुमाएगी। तो जो हमारी ट्रेजेक्ट्री बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, इस तरीके से, मतलब एक हेलिकल पाथ बन जाएगा, ये बन जाएगा हेलिकल पाथ। अब बात आती है हेलिकल पाथ क्या होता है। तो जैसे कि आपने स्प्रिंग देखी होगी, तो स्प्रिंग में जब हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से घूमती हुई ऊपर तक चली जाती है, तो ऐसे ही ये पार्टिकल भी घूमता रहेगा, मतलब इस तरीके से वो मूव करेगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी हेलिकल पाथ, ठीक, बस इतना समझ में आ गया। तो अब इसके बाद जो हमने जो तरीका पढ़ा है इसमें, जो हमने निकाली थी इसमें, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है मूव कर रहा है तो जो उसकी मोशन वो कैसी होगी, ठीक है। तो उसी को हम फर्दर यूज करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जो हम उसका नेक्स्ट यूज पढ़ेंगे वो है हमारा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के बाद हम पढ़ेंगे कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल की जगह ना कोई करंट कैरिंग कंडक्टर दे रखा है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो उस केस में उस पर जो फोर्स लगेगा टोटल वो हमारा कितना हो जाएगा। और उसके बाद जो भी हमारा टॉपिक होगा, तो उसके बाद जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वो उसमें फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। दो पैरेलल वायर दे रखे हैं, उनके बीच में जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आपका कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। इस बात से टेंशन ना लें कि मैं क्या सोचूंगा, क्वेश्चन कैसा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।